जय हिंद बच्चों विराट ज्ञान में आप अपना स्वागत है। बच्चों आइए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। लाइट चैप्टर का यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस चैप्टर में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल को देखने जा रहे हैं। अगर आप पिछला वीडियो हमारा नहीं देखें जो ऑब्जेक्टिव टाइप था, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे हम लिंक दे दिए हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। 7:30 बजे प्रत्येक दिन टेस्ट लेते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 91 35 85 82 24। इससे आप जुड़िए। तो चलिए, अब मैं इस वीडियो का पहला ये टॉपिक में लिया हूँ, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, है ना, तथा उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए, फोकस दूरी अर्थात क्या होता है, F=R/2। इसी का संबंध स्थापित, यहाँ यह होगा दोस्तों, है ना, संबंध स्थापित करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम गोली दर्पण एक बना लेते हैं। मान लीजिए अवतल दर्पण को हमने लिया, इसका मुख्य अक्ष भी आप ले लीजिए। मुख्य अक्ष लिया, ये P हमारा ध्रुव है और F तो आप जानते ही हैं मुख्य फोकस है, और C हमारा वक्रता केंद्र है। ए बी कोई किरण, चूंकि हम जानते हैं बच्चों, कोई भी किरण समांतर मुख्य अक्ष के समांतर और एक ध्रुव से जाने वाली, दो तरह से विचार करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण है उस पर हम विचार करते हैं, ये लिया हमने। और ये मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती है वो एफ से गुजरती है, तो ये किरण कहाँ गुजरेगी, एफ से। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से बच्चों एक चीज गौर करते हैं कि एक नॉर्मल बना लीजिए, तो वक्रता केंद्र और ये ए बी हमारा जो किरण है, तो वक्रता केंद्र और ए बी को जैसे मिलाएंगे तो ये नॉर्मल ही होता है, क्योंकि 90 डिग्री पर ये, चूंकि आपका क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो किसी भी वृत्त में जो रेडियस होती है वो इस बिंदु पर नॉर्मल ही होता है, 90 ही बनता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ 90 बन रहा है। तो आप जानते हैं बच्चों कि आपतित किरण, है ना, और परावर्तित किरण दोनों समान होती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में नॉर्मल के साथ जो कोण बनती है वो समान होती है, तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए, अब जरा सा गौर करते हैं कि सबसे पहले क्या यहाँ पे है, दिया है, क्या दिया है। देखिए, ए बी एक किरण है, लिख दीजिएगा, ए बी एक किरण है ना, जो किस बिंदु पे आके पड़ रही है, बी पर, है ना, आपतित होती है। ठीक है, एक हल्का हल्का लिख लीजिएगा, जो कि जगह इसमें कम है। तो इसीलिए अब यहाँ हम देखते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या है, कोण। देखिए, ये कोण है ना, कोण ए बी सी बराबर ये कोण में, है ना, कितना है, कोण सी बी एफ, सी बी एफ, समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। ये दोनों कोण आपस में बराबर है, किस नियम से, परावर्तन के नियम से। लेकिन बच्चों एक चीज गौर कीजिए कि ये जो नॉर्मल जो खींचे हैं आप सी बी, तो सी बी के चलते ये तो बराबर हो गया, लेकिन दूसरा एक चीज देख लीजिए आप, दूसरा एक बात और देखिए कि अगर यदि कोई समांतर रेखा है उसे कोई तिरछी रेखा काटती है, तो एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए, उस आधार पर ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से क्या होगा, कोण कितना, ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, ये कोण में, ये कोण में बी सी एफ, समीकरण इसको 2 कहिए। और यदि समीकरण 2 हो गया तो आपके पास क्या आ गया, अब ये जो दोनों सेम है, तो यही दोनों सेम आएगा आपका, ये दोनों आपका सेम आएगा। तो इसीलिए कितना हो गया, कोण सी बी एफ बराबर कोण ये वाला, है ना, बी सी एफ, इसको थर्ड कर दीजिए। बच्चों आप गौर कीजिए एक जरा सा, एक बात यहाँ पे गौर कीजिए कि ये दोनों जब कोण बराबर हो गया, बी और सी बराबर हो गया, अर्थात ये भी कोण बराबर, ये भी कोण और ये कोण दोनों आपस में जब बराबर हो गया, तो किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो जाए, ये कोण और ये कोण, तो इसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का ये दोनों कोण हो गया और ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो बच्चों यहाँ की गौर करने वाली बात है कि यह त्रिभुज क्या हो गया, इसीलिए त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, यहाँ साबित हो गया कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि एक चीज यहाँ देखिए कि अगर यदि, तो ये भुजा
बी एफ और सी एफ दोनों क्या हुआ, इसीलिए बी एफ बराबर सी एफ, है ना, बी एफ बराबर सी एफ, क्योंकि ये कौन सी है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है ना, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है। ये बी एफ बराबर सी एफ हो गया। एक बात तो यहाँ आ गया कि हम जान गए कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, लेकिन एक चीज सोचिए बच्चों कि अगर ये बी एफ के बीच में जो डिस्टेंस है, चूंकि हम बहुत बड़ा लिए हैं तब ना, और ये तो चूंकि छोटा होता है, लेन ये दर्पण है बहुत छोटा होता है, यदि बी एफ बहुत छोटा हो तो जो बी एफ है, ये बी एफ है, ये तो पी एफ बन जाएगा, है ना। जब यहाँ धीरे धीरे ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ धीरे धीरे सट जाएगा। ठीक है, तो जरा सा इसको नोट कर लीजिए, हम फिर दूसरा पेज लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे जो फिगर बनाए थे, इस फिगर को समझिए, ये हमारा, ठीक है, ये ए बी था, सी है, और ये एफ है, इससे किरण गुजरी थी। ठीक है, तो यहाँ हम बता रहे थे हमारे पास आया था क्या, बी एफ बराबर सी एफ, है ना, बी एफ बराबर सी एफ। लेकिन यहाँ गौर कीजिए, ई अगर यदि इधर आ रहा हो, बी टेंस टू पी, है ना, यदि बी टेंस टू पी, तो ये बी एफ टेंस टू पी एफ होगा ना, ये बी एफ यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ आएगा, तो यहाँ धरातल पर पड़ जाएगा। इसका मतलब बी एफ, तो बी एफ टेंस टू पी एफ हो जाएगा ना। इसका मतलब बी एफ जहाँ है वहाँ हम पी एफ लिख सकते हैं, जहाँ बी एफ है वहाँ पी एफ लिख सकते हैं। चलिए, अब देखिए एक चीज़ तो हम जानते हैं कि जितना ये है उसी का दो गुना ये है, ये पूरा तो दो गुना है। इसका मतलब है इसीलिए पी एफ बराबर हम लिख सकते हैं सी पी बटा टू, सी पी बटा टू। क्यों? क्योंकि ये जितना है उसका ये दुगुना है, यहाँ से यहाँ आपका ये दुगुना है, पी एफ का होबे करता है, ये पक्षांतर है, एफ है, और ये क्या है पूरा आर है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर बटे टू, और ये पी एफ बराबर क्या होगा, एफ इजकल टू आर बटे टू। प्रूफ हो गया। बच्चों अगला टॉपिक है गोली दर्पण के किरण आरेखों की बनावट पर चर्चा कीजिए। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी कहा जाएगा कि मुख्य फोकस से मुख्य यश के समांतर आने वाली किरणें, यहाँ देखिए है ना, मुख्य यश के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से गुजरती है, फोकस की दिशा में आपतित किरण कहाँ गुजरती है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण कहाँ गुजरती है, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण कहाँ गुजरती है, सब एक एक टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है, कभी सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो चलिए सबसे पहले एक गोलीय दर्पण बना लीजिए। तो दर्पण में हम अब तो ले लेते हैं, फिर भी मुख्य यश इसका ले लीजिए, पी ये ध्रुव है, फोकस तो जान रहे हैं, और ये वक्रता केंद्र है सी। तो मुख्य यश के समांतर जो किरण आती है उस पर चर्चा की, अभी तुरंत हम देखे थे, मुख्य यश के समांतर आने वाली किरण कहाँ से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी, बस इसमें कुछ नहीं करना है। अगर उत्तल दर्पण भी आप लेते हैं तो उत्तल दर्पण भी लीजिए, इसमें भी आप ले लीजिए मुख्य यश, पी यहाँ भी लीजिए पी, है ना, और पी लीजिएगा तो मुख्य यश के समांतर जो किरण आएगी, ठीक है, ये किरण जो आएगी, तो आप जानते हैं बच्चों ये चूंकि छितराने वाली है तो ये किरण टकरा करके इस दिशा में जाती है, तो इस दिशा में जाएगी, तो निश्चित है कि ये काल्पनिक रूप से आप क्या समझते हैं इसको कि ये एफ पर जाती है काल्पनिक रूप से, है ना। तो ये एफ पर ही जाएगी, क्योंकि एफ से ही गुजरेगी ये, लेकिन यहाँ काल्पनिक रूप से गुजरेगी, इसमें काल्पनिक रूप से, यहाँ वास्तविक रूप से गुजरेगी, इसलिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वो वास्तविक रियल, और यहाँ क्या बनता है, इमेजनरी, इमेज। हाँ, यहाँ अवास्तविक बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है इसमें उत्तल में, इसलिए उत्तल में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और इसमें वास्तविक बनता है, लेकिन यहाँ भी काल्पनिक बनता है, एक स्थिति है जिसकी चर्चा हम आगे करते हैं। चलिए दूसरा हम ले लेते हैं, देखिए इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा टॉपिक है फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में। तो चलिए फिर आप ले लीजिए, आप देखिए बहुत अच्छा है, ये सब दिमाग में रखना चाहिए परीक्षा के लिए भी, और आगे पढ़ाई, भविष्य में आगे पढ़ाई करनी है तो उसके लिए भी। देखिए यहाँ भी आप पी लेते हैं, एफ ले रहे हैं, और ये क्या है,
सी ले रहे हैं, है ना। फोकस के दिशा में अगर यदि किरण आती है, देखिए मान लीजिए ई फोकस है, फोकस की दिशा में किरण आ रही है, देखिए फोकस की दिशा में किरण आ रही है, तो बच्चों आप जानिए यदि अगर यदि मुख्य यश के समांतर, अभी अभी तुरंत जो देखे थे उसमें मुख्य यश के समांतर जो किरण आ रही थी इस तरह करके, तो फोकस से गुजरती थी, और अगर फोकस की दिशा में आएगी तो मुख्य यश के समांतर गुजरेगी, ये कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होगा, बहुत बड़ी चीज है ये। अगर मुख्य फोकस के समांतर, फोकस की दिशा में अगर आपतित किरण है तो परावर्तित होकर के समांतर हो जाएगी मुख्य यश के समांतर। देखिए ये भी मुख्य यश है, ये भी मुख्य यश है, मुख्य यश के समांतर हो जाएगी। याद कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइम में जरूर देगा। अगर उत्तल लेते हैं तो उत्तल में भी ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप मुख्य यश लीजिए, पी लीजिए, ठीक है, एफ लीजिए चूँकि ये तो पीछे बनता है, और सी लीजिए। अगर यदि फोकस की दिशा में यहाँ पे किरण आ रही है, फोकस की दिशा में मान लीजिए ये किरण आ रही है आपका, तो यहाँ तो आप मिला देंगे इस तरह करके, लेकिन टकराने के बाद जानते हैं ये किरण इस दिशा में जाएगी। निश्चित है कि ये मुख्य यश के समांतर हो जाती है, ये मुख्य यश, ये आपका है ना, ये मुख्य यश है, मुख्य यश के समांतर हो जाती है, इसलिए इसे भी नोट कर लीजिए। ये दूसरा पार्ट हो गया, अब तीसरे पार्ट में चल रहे हैं। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, देखिए ब्रश फिर ले लेते हैं। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बहुत अच्छा बच्चों, इसको भी एकदम बहुत, और गोली दर्पण में ही ये सब आपको देखने को मिलेगा। देखिए कहाँ किरण टकरा रही है, फिर यहाँ बना लीजिए, पी मुख्य फोकस ले लीजिए और सी ले लीजिए। वक्रता केंद्र अभी हम कहाँ देखे थे, अभी देखे थे इस पर आने वाली किरण, है ना। अब आप देखते हैं इस पर आने वाली किरण, अगर वक्रता केंद्र के दिशा में किरण आ रही है तो क्या होगी, इसको भी देखना है। देखिए किरण आ रही है आपकी वक्रता केंद्र की दिशा में, है ना, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। बच्चों हम एक चीज बताए थे कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। वक्रता केंद्र कोई भी अगर यदि वृत्त है उसके सेंटर, वही सेंटर तो ये है, वृत्त से ही ना कटान बिंदु, यही वृत्त अगर यदि दो पार्ट में हो गया तो वही ना हो गया अवतल, वही उत्तल, है ना। तो ये आपका सी क्या है, केंद्र है इस कर्वेचर का, इस कर्व का केंद्र है। तो केंद्र से जो भी रेखा खींची जाएगी वो 90 डिग्री पर होगी, और यदि 90 डिग्री पर कोई किरण टकरा रही है तो जैसे आएगी उसी तरह इसी लाइन पर लौटेगी, इसी रास्ते पर लौट जाएगी पुनः अपने ही रास्ते पे, ये किसी के समांतर या तो कहीं पे कुछ नहीं करेगी। उत्तल में भी आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, अर्थात कर सकते हैं वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण अपने ही पथ पर पुनः लौट जाती है ना। यहाँ भी ले लीजिए, पी एफ और सी, और इस दिशा में किरण आ रही है सी के दिशा में, तो यहाँ 90 का कोण बना, पुनः इसी दिशा में लौट गई, है ना। यहाँ तो काल्पनिक है, इधर इधर तो डॉटेड लाइन से, लेकिन इसी दिशा में लौट गई, कहीं नहीं डाइवर्ट की है ये। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, देखिए पुनः है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। देखिए बहुत बढ़िया है ये, एक एक लाइन को आप समझना आपको जरूरी है, क्योंकि आगे भविष्य में भी आपको पढ़ाई करना है ना। द रेज फॉल्स ऑन, चाहे ये कह सकते हैं कि ध्रुव की दिशा में फॉल्स ऑन पोल, है ना, पोल पर अगर यदि कोई किरण आपतित होती है तब क्या होगा। तो चलिए इसको आपतित किरण लेना है तो हम फिर वही चित्र बनाएंगे, पी है, एफ है, ये सी है। अब बच्चों यहाँ ध्रुव की दिशा में किरण आ रही है, गौर कीजिए ऐसे आ रही है, तो देखिए जितनी एंगल से किरण आएगी, चूंकि यहाँ ये 90 डिग्री का काम कर रही है, नॉर्मल का व्यवहार कर रही है, मुख्य यश क्या नॉर्मल जैसे हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो नॉर्मल का व्यवहार कर रही है, तो जितने एंगल से आएगी उतनी ही एंगल से जाएगी, अर्थात आई जो यहाँ है और आर है, इसीलिए क्या होगा आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा एंगल सेम रहेगा। चलिए आप देख लीजिए, उत्तर में भी देख लीजिए, पी सी एफ ध्रुव की दिशा में किरण आ रही है, बस वही हो गई, जितना आई बना उतना ही आर बना। थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रहा है, हमरा ये लगेगा कि छोटा बड़ा, लेकिन नहीं, जितना आई होगा उतना ही आर होगा। अर्थात यदि ये क्वेश्चन रहे कि ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, तो जिस एंगल से कौन किरण आती है उसी एंगल से रिटर्न हो जाती है, परावर्तित हो जाती है ना।
आने की दिशा को इस तरह दिखाइए और जाने की दिशा को ये तीर दिखाइए। चलिए बच्चों, अब अगला हम देख रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछा जाता है आपसे, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। पहला हम लेते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। देखिए तो हम लीजिए अवतल दर्पण थोड़ा सा बना लीजिए, देखिए मुख्य फोकस यहाँ बना लीजिए, ये मुख्य एक्सिस समझ लीजिएगा, ये सी आपका हो गया, एफ हो गया मुख्य फोकस, और सी हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, हम वस्तु को लेते हैं कहाँ पे, ये देखिए ये वस्तु को हमने लिया ए बी। बच्चों आप जानते हैं किसी भी वस्तु, मान ली ग्लास है, चाहे लालटेन है, कुछ भी है, यहाँ कुछ भी रखा हुआ है या बेलन रखा हुआ है, कुछ भी तो है। तो चूंकि बच्चों आप जानते हैं कि इससे दो किरण पर विचार करते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक सी से गुजरने वाली। तो सी से गुजरने वाली जो किरण है, ये तो टकराने के बाद यहाँ 90 का कोण बन रहा है, टकराने के बाद पुनः इसी लाइन पर लौटेगी, तो काल्पनिक रूप से इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, और दूसरा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब लीजिएगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ये हुआ, और जानते हो बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती है तो वो एफ से गुजरती है। कहाँ गुजरती है, एफ से। देखिए तो ये इसी लाइन पर गुजरी, और ये कहाँ से गुजरी, एफ से। तो यहाँ जो एफ से गुजरी है तो फिगर जहाँ ही कटेगा तब ना, ये आके ऐसे कटता, ये जो है ना आगे जा करके कटता, तो कटता तब नहीं जानते कहाँ बन रहा है, लेकिन कटेगा कहाँ ही, देखिए पते नहीं चलता है, अनंत तक बढ़ाते जाइए, दिल्ली कोलकाता मुंबई न्यूयॉर्क कहाँ भी चल जाइए तो आपको ये कटते हुए नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब यहाँ इधर तो नहीं फिगर बन रहा है, इधर कहीं तो फिगर नहीं बन रहा है, अनंत तक भी कहीं कटने की जगह हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जब ऐसे करते हैं, इसको जब ये ऐप से गुजर रही है तो इसको डॉटेड लाइन से जरा सा ऐसे बढ़ा दीजिए, डॉटेड लाइन से जरा सा बढ़ाइए। ठीक है, तो एक दूरी लगेगी आपका कहीं पे कट रहा है, देखिए काल्पनिक रूप से। इसीलिए हम कहते हैं कि अवतल दर्पण में एक ऐसा ही स्थिति है जहाँ पे फिगर बन सकता है, वो कहाँ है, तो दर्पण के पीछे, पीछे। और देखिए वस्तु छोटा है, वस्तु से 3-4 गुना बड़ा, वस्तु से बड़ा भी बना, बड़ा भी बना, और दर्पण के पीछे बना, और क्या बना, काल्पनिक बना, है ना। यदि वस्तु को आप ध्रुव और फोकस के बीच में रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में निश्चित रूप से बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा। यही एक स्थिति है अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनने का। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा कह रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, है ना। देखिए बच्चों फिर अवतल दर्पण बनाइए, बहुत बढ़िया, एक एक लाइन समझिए इसको। यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, पी, और ये क्या है, एफ, ये क्या है, सी, है ना। वस्तु को कहाँ रखे, मुख्य फोकस पर रखे। मान लीजिए ए बी एक वस्तु लिए हम, बी यहाँ सूचित कर दिए फिर यहाँ पे दो किरण पर आप विचार करते हैं, एक जो सी से गुजरती है, एक जो सी से गुजरती है। तो बच्चों सी से जो गुजरेगी लाइन वो तो 90 डिग्री होने के कारण इसी रास्ते पर चली जाएगी, ये जाएगी टकराएगी पुनः रिटर्न होकर लौट जाएगी, है ना। लेकिन एक हम विचार करते हैं मुख्य यश के समांतर। तो बच्चों जो मुख्य यश के समांतर जो किरण होती है वो एफ से ही गुजरती है। कहाँ गुजरेगी, एफ से। देखिए तो यदि एफ पर कोई वस्तु रखे हम, मान लीजिए कि हम रख दिए थे लालटेन यहाँ पे, है ना, लालटेन यहाँ रख दिए थे, तो एफ पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर भी आप अगर यदि डॉटेड लाइन से मिलाएंगे ना तो ये कभी इधर मिलने वाले नहीं है, इधर भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब पीछे नहीं बनेगा, तो आगे अनंत तक जाके ये कुछ कुछ कटने की उम्मीद लगती है, कुछ सटा हुआ लग रहा है कि आगे जाके इसको देखेंगे तो कुछ सटेगा, लेकिन बहुत दूर जाके, इसीलिए क्या कहते हैं अनंत पर बनेगी प्रतिबिंब, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगी। याद कीजिए अगर फोकस और ध्रुव के बीच है तो दर्पण के पीछे और काल्पनिक और बड़ा, लेकिन अगर फोकस पर है तो अनंत तक जाएगी, अनंत पर जाके बनेगी। गौर कीजिएगा, इसको नोट कीजिए।
बच्चों अगला टॉपिक हम लिए हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। फिर अवतल दर्पण बना लीजिए, सेम चीज कीजिए आप, पी एफ सी। अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। हाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यहाँ रख दीजिए बी, ये क्या है ए। और आप इस पर दो किरण पर विचार करते हैं जो सी से गुजर रही है, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना होगा, है ना। तो सी से गुजरने वाली जो किरण है वो तो जानते हैं कि निश्चित जाएगी और फिर टकरा के लौटेगी, इसको कहीं जाना नहीं है, ठीक है। और एक किरण पर विचार करते हैं जो कि हमारी मुख्य अक्ष, जो ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष, इसी के समांतर एक किरण पर विचार करते हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होती है वो एफ से गुजरती है। बच्चों इसको अगर यदि आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे एक स्थिति है जहाँ पे ये मिलती है, अतः सी और अनंत के बीच में, इधर तो अनंत हो गया, तो सी और अनंत के बीच में मिलती है, ठीक है, बी ए डैश के रूप में, बी डैश ए डैश। और क्या होती है ये वस्तु में, वस्तु से बड़ा, है ना, बड़ा भी बन रही है। दूसरा उल्टा, देखिए ये मुख्य अक्ष के, जो मुख्य अक्ष है ये मुख्य अक्ष जो देख रहे हैं, इससे अगर नीचे बने तो उल्टा कहिएगा, इसके ऊपर बने तो सीधा कहिएगा। तो ये उल्टा भी बन रहा है, बड़ा भी बन रहा है, लेकिन ये वास्तविक है ना। दर्पण के पीछे ही काल्पनिक होता है, ये आगे बन रहा है तो वास्तविक है। नोट कर लिए इसे। अगला हम ले रहे हैं बच्चों, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। फिर बनाइए, बहुत बढ़िया है, बनाने में भी अच्छा रहेगा, मजा आएगा, लेकिन अच्छा है, इसको दिमाग में रखिए, जो मैं बता रहा हूँ इसको दिमाग में रखिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और आगे भी जानकारी आपको रखनी है, आगे भी आपको पढ़ाई करनी है। जब वस्तु एफ पर आप लेते हैं, वस्तु यहाँ हम रख दिए, कोई वस्तु अगर एफ पर है, ठीक है, अगर वस्तु अवतल दर्पण के सी पर ओह एफ कर रहे हैं, वस्तु कहाँ है, सी पर है, एफ और सी के बीच में तभी लेवे किए थे, सी पर है। तो सी पर हमने ए बी कोई वस्तु लिया, तो इसके दो किरण पर हम विचार करते हैं। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये तो आप जानते हैं एफ से ही गुजरेगी, ये कहाँ गुजरेगी, एफ से। और यहाँ सी से गुजरने वाली किरण तो हो गई नहीं, चूंकि सी पर वस्तु ही है, तो एक एफ से गुजरने वाली किरण पर विचार कीजिए जो एफ से गुजरेगी। तो ये किरण बच्चों दर्पण से टकराने के बाद, चूंकि एफ से जो टकराती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, है ना, उसके समांतर। चूंकि स्केल से नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, आप मिला दीजिएगा। तो यदि कोई वस्तु एफ सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा क्या, प्रतिबिंब, ठीक है। दूसरी बात हो क्या रहा है, नीचे यदि है तो क्या होगा, उल्टा। और देखिए जितना ये ऊंचाई है उतना ही ये ऊंचाई निकला, अर्थात बराबर। और क्या, वास्तविक की काल्पनिक, न वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक भी है। चलिए नोट कीजिए इसे। अगला टॉपिक बच्चों देखिए, वक्रता केंद्र पर देख लीजिए। अब है कि वक्रता केंद्र वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच हो, अगर ये दोनों के बीच कोई वस्तु हमारी है तब क्या स्थिति होने वाली है। आइए इसको भी बनाइए, सब कुछ वही लीजिए, पी सी, नहीं पी एफ होगा यहाँ, एफ, ये होगा सी, ठीक है। वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, सी और अनंत के बीच में रख रहे हैं। दो किरण पर विचार करेंगे हम लोग, एक तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दूसरी जो सी से गुजरती है,
दूसरी जो सी से गुजरती है। देखिए जो सी से गुजर रही है वो पुनः रिटर्न हो जा रही है ना, अपने ही पथ पर लौट जाती है। ये किरण किसी कहीं जाना नहीं है, इसको पुनः लौट जाती है। तो इसमें गौर करने वाली बच्चों की जो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण है वो एफ से गुजरती है। देखिए, और कटान बिंदु कहाँ हुआ, यहाँ। तो क्या बन जाएगा, बी डैश ए डैश। अब गौर कीजिए ये प्रतिबिंब कैसा हो रहा है। देखिए इतना बड़ा था बना छोटा, मैंने वस्तु से छोटा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इमेज कैसा बना, दूसरा उल्टा, तीसरा वास्तविक। और बना कहाँ, सी और एफ के बीच, सी एवं एफ के बीच। चलिए अब अगला टॉपिक हम लेने वाले हैं, अगला है इसी में, जब वस्तु अनंत पर हो। फिर बना लीजिए, थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसको करना जरूरी है। एक आध बार रिवाइज कर लिए दिमाग में बैठ जाएगा। पी सी नहीं, पी एफ सी। यहाँ पे आप ले रहे हैं वस्तु को, कहाँ ले रहे हैं, अनंत पर। तो आप जानते हैं जब अनंत से जो किरणें आती है वो किरणें समांतर किरणें होती है। अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती है। एक किरण मान लीजिए ध्रुव से गुजर रही है और एक समांतर ही किरण है ना किसी जगह पे, दर्पण की किसी जगह पे टकरा रही है। तो ध्रुव से गुजरने वाली जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से जाएगी। ठीक है, और ये जो किरण समांतर रूप से आ रही है वो किसी भी एंगल से, जितना एंगल से आई उतने एंगल से जाएगी, पार कर जा रही है। अतः आने वाली जो किरण है वो जितना एंगल से ये आई उतना एंगल से ये निकल गई, आई इक्वल टू आर। और ये अपनी नॉर्मल के आधार पर ये कोण भी यहाँ से जब मिला देते हैं इसको, तो जितना एंगल से ये भी आई उतना एंगल से ये भी आर चली गई। मिली कहाँ जाके, है ना, एफ पर। तो कुल मिला के हम यहाँ क्या देखते हैं कि ये प्रतिबिंब जो है, अनंत से जो आने वाली प्रतिबिंब है वो हमारी आकर के एफ पर बनती है। मान लीजिए बी था तो बी डैश ए डैश, तो कहाँ बनी, एफ पर। और कैसा बनी, उल्टा। और वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक। दर्पण के सामने अगर बने तो जान लीजिए वास्तविक। और ये छोटा की बड़ा, तो चूंकि अनंत में जो वस्तु बहुत बड़ा होगी, यहाँ पे बहुत ये छोटा है, इसलिए छोटा ही बनी। चलिए नोट कीजिए, एच इक्वल टू मैंने वी बटे यू सत्यापित करना है, ये सवाल में आता भी है। चलिए एक अवतल दर्पण पी एफ सी ले लिए। अब एक आप जानते हैं एफ और सी के बीच में अगर यदि कोई वस्तु आप रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब, चूंकि दो किरण पर विचार करते हैं, एक एफ से गुजरती है, ठीक है, एक एफ से गुजरी, और दूसरा हम क्या देखते हैं, पी से लेते हैं, पी से गुजरती है। तो जितने एंगल से आई उतने एंगल से चली गई, है ना, चली गई। अतः ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सी और अनंत के बीच में बनेगा, बी डैश और ए डैश। ठीक है, सी और अनंत के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि आप ये दूरी को क्या कह रहे हैं, यू। यहाँ से यहाँ दूरी को वस्तु यू कहते हैं, ये कहते हैं यू। और दूसरा ये दूरी आपका क्या हो गया, भी हो गया, है ना, ये दूरी भी हो गया। और ये एच डैश है और ये क्या है, एच है। तो अब यहाँ गौर करने वाली बात आपका एक ही है कि आप देखिए ए पी बी, ए पी बी, ये जो त्रिभुज है ए पी बी, और ए डैश पी, है ना, ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी, ए पी बी, कॉन्ग्रुएंसी की बात होगी, सिमिलरिटी यहाँ आ गई है, ए डैश पी बी डैश, है ना, ये हो गई। तो क्या होगा इसमें, ए डैश बी डैश, क्योंकि भुजा का अनुपात होता है ये अनुपात, ये ए बी इज इक्वल टू, ये कितना होगा,
ये आपका पी बी डैश, दूसरा भुजा लीजिए इस त्रिभुज का, पी बी डैश बटे पी बी, है ना, पी बी। अब इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आप नॉर्मल में सारा वैल्यू रख दीजिए। ए डैश बी डैश कितना है, तो चूंकि नीचे है तो माइनस में होगा, उल्टा हो तो माइनस होता है, तो माइनस एच डैश बटे एच, ऊपर है, ये ऊपर है तो ये प्लस होगा, लेकिन ये माइनस एच डैश होगा नीचे, है ना, बराबर। और ये आपका देख रहे हैं दोनों दर्पण के इधर है, यदि दर्पण के इधर आए तो माइनस में आपको लेना है, और इधर जाए तो प्लस में लेना है, तो यहाँ दोनों होगा माइनस भी बटे माइनस यू, दोनों काट दीजिए, इसलिए क्या निकल गया, एच डैश बटे एच इजिकल टू माइनस, चूँकि ये माइनस आपका जो है वो आगे इधर दे दीजिए, माइनस भी बटे यू। बस यही साबित करना था, नोट कीजिए इसे बच्चों। ये लास्ट सवाल इस वीडियो का होगा, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, देखिए गौर कीजिए। आप यहाँ पे दिया हुआ क्या है, दिया है, क्या दिया है, अवतल दर्पण के सामने अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर, तो u दिया हुआ, u बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर, चूंकि अवतल दर्पण ये है ना, और इसके इस दूरी को नापिएगा तो माइनस में लीजिएगा, इधर नापिएगा तो प्लस लीजिएगा, तो इधर हम नापते हैं कब, काल्पनिक रहेगा तब, यही सिस्टम है। किरण जिधर से आ रही है वो प्लस में होगा, और इधर अगर लौटेगी तो ये माइनस में होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, u इक्वल टू -10, और कह रहा है कि 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है ना, 3 गुना, तो m इक्वल टू दिया है -3, m बराबर -3 दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखना कि वस्तु की स्थिति, नहीं, वह स्थिति के बारे में पता करना है, तो हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, माइनस भी बटे यू, है ना, तो ये हो गया -3 बराबर माइनस भी और बटे यू कितना दे लें, -10 सेंटीमीटर, देखिए दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, इसीलिए क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू -3 गुना 10 सेंटीमीटर इजिकल टू हो गया -30 सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि प्रतिबिंब सामने अर्थात बाईं ओर बनता है, जैसे माइनस बता रहा है इधर न बन रहा है प्रतिबिंब, तो सबसे पहले सामने है, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने बनता है, यही माइनस बता रहा है। चलिए नोट कीजिए, और अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक हम दे दिए हैं, और इस 5 टॉपिक को बनाइए, और इसी के आधार पर शाम में हम अपने सवाल को लेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप पर आप टेस्ट में शामिल होइए। तो चलिए नई वीडियो के लिए जय हिंद बच्चों, जय भारत।